हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इस चैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में वैसे पढ़ा भी होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बिहार स्पेशल जो है एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जिसमें हम सारे ही जो बिहार के एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट किए गए हैं उसके पीवाईक्यूज को करेंगे। ये क्लास जो जैसा आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, ये क्लास तो पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बिहार के अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार का जो बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसआई जिसको हम लोग बोलते हैं, या बीपीएससी हो गया, या और भी जो भी एग्जाम्स है, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्लास बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जो लोग बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बिहार दरोगा का आपका एग्जाम आगे है, नेक्स्ट है ना, और फिर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, बिहार एसएससी सीजीएल जो है वो भी आने वाला है, फिर बीपीएससी आने वाला है। इन सभी एग्जाम्स में जो है आपको ये वीडियो एक रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि इतने पीवाईक्यूज का डिस्कशन जो है अभी तक कहीं पर नहीं है, यहां पर मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग मॉडल सेट में, यानी कि हर जो सब्जेक्ट है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को लेंगे। जैसे अभी मैंने पहला क्लास पॉलिटी से स्टार्ट किया, साथ में हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, उसी तरह ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो बाकी जो भी है बिहार का जो बिहार जीके पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे, साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज अलग अलग सेट करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। और इन सब की प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी ये मिलने वाली है, सारी आपको मिल जाएगी आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जरूर बने। हर सेट में लगभग हम लोग 50 और मोर देन 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 30 to 40 मिनट का ऑन एन एवरेज क्लास रहेगा, कुछ बड़ा भी हो सकता है या कुछ क्लास छोटे भी हो सकते हैं, ये डिटेल पे डिपेंड करता है कि कितना डिटेल क्लास में आता है, ठीक है। बाकी आप लोग जो लोग भी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जुड़िए, है ना, और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग आपके मित्र हैं या जो भी लोग हैं, है ना, उनको जोड़िए भी इस चैनल से। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार स्पेशल है, बिहार एग्जाम, ये बिहार एग्जाम स्पेशल बैच है ना, स्पेशल बैच है आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बाकी हम लोग अब क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है ये पॉलिटी। जैसा मैंने यहां देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसके क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बिहार के एग्जाम में, यहां आपको 2004-5 से लेकर के 2023 के एग्जाम तक के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि देखिए जब आप सारे एग्जाम को कवर कर लेंगे तो बेसिकली आप हर टॉपिक के लगभग सारे क्वेश्चंस को कहीं आपने कवर कर लिया। और फिर मेरा विश्वास है कि यहां से आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में। तो बने रहिए और देखते हैं हम लोग इस क्लास को, है ना। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे तो क्लास उतनी ज्यादा आती चली जाएंगी, ठीक है। बाकी डिटेल क्लास आपका चल ही रहा है, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो है ना वो प्लेलिस्ट बन चुका है, बिहार दरोगा का भी क्लास चल रहा है। बाकी हर एक सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल क्लास भी आपका चल रहा है, इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी चल रहा है। बाकी हम लोग जो पीवाईक्यू की सीरीज को भी यहां पर कर रहे हैं स्पेशल, ये बिहार स्पेशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पहला सवाल है। चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल से पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, ये आज के क्लास में क्वेश्चन सारे हिंदी में है ना, आने वाले समय में इंग्लिश में भी रहेंगे, लेकिन बिहार में ज्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है, और ये क्लास उनको ज्यादा डेडिकेटेड है। वैसे जो इंग्लिश मीडियम में दिक्कत उनको भी नहीं होगी, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके इंग्लिश या जिसके, है ना, जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी, मैं कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोज में क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहे, है ना। तो आप लोग चलिए हम लोग क्लास को सीधा स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। पहला सवाल है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची में हुआ करता था। आपको पता है कि जो हमारे संविधान में 3 सूचियों के बारे में कहा गया है, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, जिसको एक हम लोग कहते हैं संघ सूची, एक संघ सूची हमारा, ये बेसिकली शक्ति का बंटवारा है, आप पॉलिटी के डिटेल क्लास में जाके देख सकते हैं, संघ सूची, है ना। फिर हमारा क्या हो गया, राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, है ना, और उसके बाद हमारा क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हम इसको कहते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची। इसमें वर्तमान में कितने, इसमें 100 सब्जेक्ट है, इसमें कितने हैं, इसमें वर्तमान में जो है आपका 61 है, पहले 60। देखिए यहां अगर यह है वर्तमान, ठीक है, यहां वर्तमान और यह है पहले, ठीक है। पहले कितने थे, पहले इसमें 97 थे, इसमें पहले 66 थे, और यही 5 सब्जेक्ट जो है घटाए गए हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड ये सवाल है। और यहां पर पहले था, है ना, वर्तमान में है 52, पहले इसमें पहले 47 नहीं, इसमें बढ़ाए गए, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किए गए, बढ़ाए गए। तो ये है आपका, ये बेसिकली है क्या, देखिए, और कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो 246 है वो केंद्र और राज्य संबंध की बात करता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की बात करता है। और वहीं पर ये 3 सूचियों का वर्णन है, जिसमें, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है
विषय का बंटवारा किया गया। जैसे संघ सूची के सब्जेक्ट पर संघ यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, राज्य सूची के सब्जेक्ट पर राज्य बना सकती है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर जो है राज्य और केंद्र दोनों ही बनाएगी। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वो एप्लीकेबल रहता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ये सब हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, अच्छा ये कब हुआ था? अब सवाल ये जो बन रहा है कि ये कौन से संशोधन के द्वारा जो है ना राज्य के विषय को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, जिसमें शिक्षा था, है ना। शिक्षा के अलावा वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और इसके अलावा नाप तौल और न्याय प्रशासन, ये सभी चीजें जो है, ठीक है, ये 5 विषय थे जिसका हस्तांतरण किया गया। और ये किया गया था कब? ये किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय हुआ था, आपातकाल में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। ये देखिए कब पूछा गया, नीचे यहां पर आप देख रहे होंगे जो भी एग्जाम से पूछे गए वो मेंशन है। ये बिहार एसएससी के अमीन भर्ती परीक्षा 2005 का सवाल है। अब देखिए ये ऐसा नहीं सोचना कि 2005 का है तो क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये अभी भी इस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इस अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं ना। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वैसे इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रथम क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान क्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पूछा जाता है। तो संशोधन का प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद जो है वो 368 है ना। हमने अनुच्छेद का एक क्लास भी लिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप जाकर के देख सकते हैं। उसको डिटेल 2-3 वीडियोस हैं जिसको आप देख लीजिए, सारे ही अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को दिया गया है। बात समझ में आ रही है? और अभी तक जो है अगर आप रिसेंट देखें तो 106 है ना संशोधन हो चुका है। 106 जो है अमेंडमेंट जो है वो अभी तक हो चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। वैसे संशोधन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है उसकी एक अलग वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, वो आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो गया? तो अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करता है, ठीक है। यानी मतलब इनको जो पैसा आता है वो कहां से आता है? तो इनको मेनली आपको पता ही है, ये बात पंचायती राज्य की है। तो इनके पास देखिए स्वयंसेवी अंशदान बिल्कुल नहीं, संपत्ति कर से तो पंचायत में बहुत ज्यादा अर्निंग होती नहीं है, ठीक है। और या स्थानीय कर से बहुत ज्यादा नहीं। इनको मेन जो आता है वो है सरकारी अनुदान, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार दोनों से इनको अनुदान मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका सरकारी अनुदान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, है ना। तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। ये तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का क्वेश्चन हो गया। सबको पता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए जब आप डिटेल करते हैं ना, जब आप खुद से करेंगे, जब आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप इन लोगों के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग, इन सब के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। यहां पर जो कि लिमिटेड हमारे पास टाइम है, हमें बहुत सारे, एक दो नहीं, पॉलिटी के अगर मैं आपको बता दूं लगभग 700+ क्वेश्चन है जो बिहार के अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। तो हमें वो सारे ही क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सारे ही व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था और अस्तित्व में आया था। कब हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था? सबको पता है ये बात नवंबर की है, ठीक है। और ये 26 नवंबर हमारा, है ना, 26 नवंबर 1949 जब हमने संविधान को अंगीकृत किया, ठीक है। संविधान बनकर तैयार हुआ। हम सबको पता है कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अच्छा, अंगीकृत हमने किया 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ? तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 जो है, ये 26 जनवरी 1950 हमने इसको, है ना, क्या किया, जो है वो लागू किया, ठीक है। तो यहां देखिए 26 नवंबर को अंगीकृत किया, और अस्तित्व में भी बोल रहा है, अस्तित्व भी यहां पर मेंशन है। तो 26 जनवरी 1950 आपको पता है कि ये अस्तित्व में, यानी कि ये लागू हुआ, ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअली इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा सिविक्स में, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? अच्छा, ये अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान को भारत की जनता ने किया, भारत की संसद ने किया, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया, या कैबिनेट ने? देखिए जो संविधान को अंगीकृत किया है वो डायरेक्ट लोगों ने तो नहीं किया, हमने किया है, लेकिन हमने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया। जो संविधान सभा बनाई गई थी, जहां हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजा था संविधान बनाने के लिए, ये उन्होंने किया। तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा में, है ना,
संविधान सभा में भारत की जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसको अंगीकृत किया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि संविधान बनने में, है ना, बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? वही से सवाल भी आ गया। हम सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान, है ना, को बनाने में संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, है ना, उसमें से एक ड्राफ्ट कमेटी तो खैर बहुत फेमस थी, है ना, जिसकी अगुवाई भीमराव अंबेडकर ने की थी। संविधान वैसे तो और भी कई सारी समितियां हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी आएंगे। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है वो संविधान बनाने में संविधान सभा को लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? यह अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो आपातकाल है, हमें पता है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो दिया गया। अभी मैंने संविधान का भाग भी पढ़ाया है, संविधान के अनुच्छेद भी पढ़ाए, वहां पर भी इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352, 356 और 360 ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें आपातकाल से रिलेटेड प्रबंध है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, 356 में हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं और 360 में हम लोग वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को जानना है। लेकिन यहां पर सवाल है कि 352 जब लगता है, ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से अधिकार जो है वो, है ना, निलंबित नहीं किए जा सकते? ऑप्शन देखते हैं। पहले बोला समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, ये तो बिल्कुल हट जाता है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार, जब आपातकाल हो तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाती है, नहीं रहती है। ठीक है, ये वैसे तो आपका अनुच्छेद 19 में है लेकिन ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जीवन का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का, बिल्कुल जब आपातकाल है तो संवैधानिक उपचार का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, ये जीवन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, ये जो राइट है, ठीक है, ये आपका सुरक्षित रहता है इवन उस समय भी। इसमें 2 बेसिकली अनुच्छेद है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां ये याद रख लीजिए। जब आपातकाल की स्थिति हो, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, तो जो आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये दोनों सिर्फ निलंबित नहीं होता है, ये निलंबित, है ना, निलंबित नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? बाकी सारे ही जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो सब निलंबित हो जाते हैं, वो नहीं रहता है। ठीक है, और ये दोनों ही आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है और 20 में जो है वो डिटेंशन को लेकर के, ठीक है, वो है, बात समझ में आ रही है, अनलॉफुल डिटेंशन को लेकर के उसमें मेंशन किया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। आगे सवाल में बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, यानी कैसे ये निलंबित होगा? तो जस्ट अभी हमने देखा आपातकाल वाली स्थिति में होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी कर दे तो आपका जो है वो निलंबित हो जाता है। और कौन सा 2 निलंबित नहीं होता है? 20 और 21 जो है अनुच्छेद वो निलंबित नहीं होते हैं। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? देखिए, आपको पता होगा कि अगर जब हम संसद की बात करते हैं तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लोकसभा जो है मैं आपको बता दूं, यहां पर लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये इससे भी आगे सवाल पूछा है, मिलेगा आपको। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कब करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये हमें याद रखना है। बात समझ में आ रही है? और ठीक है, और ये कहां पर है? ठीक है, देखिए, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड, और जब राष्ट्रपति एक सलाहकार के रूप में काम करता है उसके बारे में अनुच्छेद 74 में मेंशन है। अनुच्छेद 74 और 75 जो आपको पता है, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है और 75 प्रधानमंत्री के विषय में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमने अनुच्छेद अगर आप पढ़े हुए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए, अच्छा, ये भी एक सवाल हो सकता है कि सर क्यों भंग करता है? देखिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है ये चाहता है कि वो पुनः उपचुनाव करवाए, मतलब पुनः फिर से चुनाव करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रधानमंत्री कोई गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं और उसके जीतने के कोई चांसेस हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो है ना, ये जो है विधानसभा को, सॉरी, ये लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल है हमारा कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? जस्ट मैंने कहा कि राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा को आप भंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है ना, वो भंग नहीं होता है, भंग नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ये हमें ध्यान में रखना है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हो जाएगा हमारा?
अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु वो उत्तरदायी है। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। तो राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, राज्यपाल किसके प्रति होता है? ये केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, राज्यपाल, आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या कोई और करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है? न्यायपालिका यानी कि कोर्ट जो है, ठीक है, कौन सा नहीं है? नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, गार्डियन की तरह काम करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। देखिए, ये सब काम तो है, ये काम तो कोर्ट करती ही है। ठीक है, कि कोर्ट जो है वो नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो खास करके जो मौलिक अधिकार है, उसका वो गार्डियन है, उसका रक्षक है, वो उसके रक्षा करता है। ठीक है, उसके अलावा राज्य एवं केंद्र के मध्य जो है विवाद का निपटारा करना, ये तो न्यायालय का काम ही है, खास करके इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये दोनों ये काम करता है। ठीक है, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें दंडित करना, ये बिल्कुल नहीं है। यही आंसर यहां पर यही होगा। ये काम जो है वो कोर्ट का नहीं है, न्यायालय का नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, कि वो अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, ये जो है खास करके जो है न्यायपालिका का काम नहीं है। वाद जारी करना, वाद बोलते हैं रिट को, रिट जारी करना जो है इसका काम है। रिट आपको पता ही है, 5 तरह के रिट जो है वो जारी किए जाते हैं, और ये कब किए जाते हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, है ना, और वहां और आप प्ली डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कोर्ट क्या करेगी, वो रिट जो है वो पास करती है, रिट इशू करती है। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है, उसको अथॉरिटी उसको बेसिकली एक जो है रिट ये इशू करेगा, उसके अगेंस्ट एक तरह का ऑर्डर पास करता है बेसिकली। ठीक है, और वो भी दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट करता है रिट, है ना। रिट जो है एक तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है। ठीक है, एक हाईकोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही जो है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये न्यायपालिका का है ना कार्य। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है ना, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू को लेकर के बहुत सारे केसेस देखने को मिले, है ना। आपने केशव नंदा भारती वाला केस देखा होगा, वो भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड बहुत फेमस जो केशव नंदा भारती केस था। ठीक है, कर्नाटका सरकार और उसके बीच। ठीक है, तो वहां भी जुडिशियल रिव्यू को लेकर के आया था। ठीक है, तो ये है उच्च न्याय, जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। बात समझ में आ रही है? तो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? ठीक है, जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, आपको पता है हमारा जो संविधान का जो है भाग 4A है ना, भाग 4A। आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, देखिए मैंने ऑलरेडी पॉलिटी का जो एक डिटेल क्लास चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप लोग वहां जाके देखिए, वहां सारे टॉपिक के वीडियोस बनने मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां पर आपको विभाग का, अनुच्छेद का, अनुसूची, इन सब का अलग अलग आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, संविधान के स्रोत और अलग अलग टॉपिक्स के। ठीक है, सारे पॉलिटी के टॉपिक्स वहां पर मैंने बताया। जो अनुच्छेद 4A है, 4A मौलिक कर्तव्य की बात करता है। ये किसकी बात करता है? वो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, कर्तव्यों की बात करता है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में नहीं थे। इसको जोड़ा गया था, और कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वें संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, है ना। संशोधन जो 1976 में 1976 में हुआ, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया। पहले इसमें 10 थे और बाद में फिर इसमें एक और जोड़ा गया, और कुल वर्तमान में जो है वो 11 है, यानी 10+1 मैं कह देता हूं यहां पर। ठीक है, तो वो है आपका। ठीक है, पहले 10 थे, अभी एक और जोड़ दिया गया, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। कहां पर है? वो आपका भाग 4A। और अगर आपको अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद भी इससे पूछता है, वो है 51 है। ठीक है, यहां पर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कितने हैं? 11 है, याद रखिएगा। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय है ना उद्गीत की प्रति श्रद्धा, ये तो पहला ही मौलिक कर्तव्य है, ये तो सही है ना। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, और इनमें से सभी। ठीक है, देखिए अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पूछा कि कौन सा है, तो कौन सा है, तो ऑब्वियसली पहला ही हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा या सरकार के प्रति श्रद्धा जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आप मौलिक कर्तव्य जो है 11 आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग जो भी आपके पास बुक्स हैं या नोट्स हैं वहां से रिवाइज करिए, और वरना आप जो हमारा क्लास है उससे जुड़िए, वहां पर भी वो टॉपिक जो है बहुत जल्दी डिस्कस होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का आंसर हो जाएगा कि
संविधान, ये फर्स्ट हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये पहला ही मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है ना, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये मतलब किसको किया जाता है एक्चुअली, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है, ठीक है, या फिर है ना संसद को किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, किसको किया जाता है। देखिए जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, हम सबको पता है कि जो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 52 है, वो भारत में एक राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62, ये तो पूरी तरीके से है ना राष्ट्रपति के विषय में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो है आपको जरूर पढ़िए, ठीक है। ये राष्ट्रपति के विषय में 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद की स्थिति हो जाए तो ये जो है इसका वो संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये किसमें कहां मेंशन किया गया, अगर आप बात करें ये अनुच्छेद 71, ये 71 में ये लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का स्थिति उत्पन्न होती है तो सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है उपराष्ट्रपति का पद ये कैसा है, संविधान के द्वारा सृजित? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप संविधान पढ़ेंगे है ना तो उसमें अनुच्छेद जो 63 है, 62 तक राष्ट्रपति के बारे में और 63 जो है वो उपराष्ट्रपति की बात करता है। इसका मतलब ये एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान के द्वारा ये सृजित है, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, है ना। अभी देखिए बहुत सारा ये पीवाईक्यू का डिस्कशन 700 क्वेश्चन पॉलिटी का मेरे साथ करिए और मैं आपको गारंटी देता हूं पॉलिटी आपका नहीं छूटेगा, इसकी 100% गारंटी है। बस ये आप 700 क्वेश्चंस में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, मंत्रिमंडल के सदस्य को है ना राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, ये पीछे भी आया था। देखिए मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, कब कर सकता है, तो वो है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, ठीक है। यानी अगर प्रधानमंत्री जो है वो सलाह दे, ठीक है, तो वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो बर्खास्त कर सकता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु, इससे सारा हुआ क्वेश्चन क्या ही पूछेगा। आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन में आपको क्या चाहिए, यानी सांसद बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र तो होनी चाहिए, तो जो मिनिमम एज है वो 35 है ना ईयर्स है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की हुई, ये बहुत साधारण सा सवाल है। छत्तीसगढ़ कब बना था, कौन से ईयर में बना था, है ना। ये सवाल आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। और आप लोग साथ में ये भी बता देंगे कि बिहार झारखंड का निर्माण कब हुआ था। आप इस दो का आंसर जो है वो नीचे करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, क्योंकि उन दोनों में रिलेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? देखिए आम चुनाव पहली बार जो है वो हुआ था 1951 में, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में हुआ। बात समझ में आ रही, संविधान के लागू होने के बाद। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये देखिए पूछा कहां गया, जो अभी आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा एग्जाम को भी चेक करिए। ये बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 पूछा गया, आपका अभी बिहार एसएससी का एग्जाम भी है, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ था? हमें पता है, ठीक है, कि पंचायती राज की शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर हुई थी। अच्छा, पंचायती राज में 7 कमेटियां हैं। जो देखिए इस चैनल पर जो शॉर्ट्स वीडियो का सेक्शन है उसको भी जरूर आप लोग चेक करिए, क्योंकि मैं वहां पर बहुत सारे कंटेंट जो है शॉर्ट वीडियोस में डालता, जिसमें एक टॉपिक मैंने ये भी डाला था कि पंचायती राज संस्था में अब तक 7 कमेटियां बनी, उन 7 के बारे में मैंने वहां पर मेंशन किया। पहली कमेटी बलवंत राय मेहता समिति कमेटी थी, उसी के सिफारिश पे जो है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। कहां हुई थी? तो 1959 कहां हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला, है ना। राजस्थान का कौन सा? तो नागौर जिला, ठीक है। याद रहेगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए, नागौर जिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, और कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कह रहा है क्या कि वो कब हुई थी? देखिए भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत ऑब्वियसली 2 अक्टूबर को तो हुई थी। ईयर कौन सा था? 1952, महात्मा गांधी का बर्थडे है ना। और 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ना हमारा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत फेमस नारा है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया। सवाल ये है ना कि ये नारा जो है, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये नारा कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था और कौन से लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब मैं एक चीज यहां पर आपको बता रहा हूं, पंचवर्षीय योजना की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, बहुत रिसेंटली अपलोड किया है। जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे वहां पर अवेलेबल हैं, आप उसको देख करके आइए।
और फिर आप इस का आंसर भी करिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे करा उसके आंसर भी आपको करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या नहीं प्राप्त है? सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, विधिक। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को कोई भी कानूनी या विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है ना। मौलिक कर्तव्य एक साथ जो है, एक मौलिक कर्तव्य क्या है, ये कोई है ना, इस पर कोई अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य को नहीं मानता है, तो ऐसा नहीं कि उसको उठा के जेल में आप डाल दीजिएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है, यानी उसको विधिक स्वीकृति नहीं। जैसे मौलिक अधिकार को लेकर क्या है कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, है ना, बात समझ में आ रही है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है और कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को करने से या मानने से इनकार कर देता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये विधिक स्वीकृति इसको प्राप्त नहीं है ना, यानी है ना ये लीगली जस्टिफिएबल नहीं है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है, किससे संबंधित है ना, मौलिक अधिकारों से है, मौलिक कर्तव्यों से, गांधीवादी सिद्धांतों से है या प्रस्तावना से। ये अच्छा क्वेश्चन है और कुछ लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी, ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। हमारा जो संविधान का भाग 4 है, पार्ट 4 जो है वो इसके बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 36 से 36 से 51 तक इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। राज्य को है ना कुछ निर्देश दिए गए हैं जो उनको है ना लोक कल्याण के लिए करने चाहिए, उसे संबंधित है, ठीक है। और ये संबंधित है ना। देखिए, इसमें वैसे तो गांधीवादी सिद्धांतों को भी रखा गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें गांधीवादी सिद्धांत जो है वो भी है, ठीक है। बट गांधीवादी सिद्धांत के अलावा जो है ये प्रस्तावना से संबंधित है, क्योंकि आप जब प्रस्तावना देखते हैं, ठीक है, जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा, प्रीएम्बल पढ़िएगा, तो वहां पर क्लियरली भारतीय नागरिकों को क्या मिलने वाला ये मेंशन किया गया है, और वो मिलेगा वो सुनिश्चित कौन करेगा, वो राज्य करेगा, इसलिए राज्यों को निर्देश दिए गए, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा प्रस्तावना, ठीक है। ये है कि इनमें जो है गांधीवादी सिद्धांतों से भी कुछ पॉइंट ले गए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमने कहां से लिए थे, कौन से देश से लिए थे? ये हमने लिया था आयरलैंड से। कहां से लिया था हमने? ये हमने आयरलैंड से लिया था, ठीक है। आयरलैंड से लिया था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने डीपीएसपी कहां से लिया? आयरलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी आपको धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कुछ मान लीजिए इस क्लास में छूट जाएगा, क्योंकि आगे भी अभी 50 है, अभी हमको 650 क्वेश्चन करना है, तो कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ये छोड़ दिया आपने, है ना। कुछ अगर छूट जाता है फ्लो में तो वो आपको कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि जो संघ का जो एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी किसको बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव को। और उसका प्रधान या उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भाई, है ना। जो संघ का यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। कब? है ना, देखिए, ये केवल ऑब्वियसली जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता हो, है ना, कि अगर वो हटा सकते हैं, मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, देखिए यहां पर एक चीज समझिए, ठीक है, कि सवाल क्या पूछा है, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, ठीक है तो वही आंसर आपका वही होगा कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है अगर ऐसा कोई सलाह देते हैं तो उसको जो है मंत्री पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे भी देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि लोकसभा को भंग करने का या मंत्री परिषद को निरस्त करने की बात, ये सब चीजें जो है, ठीक है, वो तब जब प्रधानमंत्री अगर क्या करता है ना, राष्ट्रपति को ऐसी कोई सलाह देता है तो, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। आगे बढ़े, चलिए, तो आगे हमारा क्या है, आगे है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप हम सबको पता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी कारणवश कोई मृत्यु, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या वो है ना देश से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के कार्यों का वहन करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है, या राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली रहना चाहिए, या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करने लगते हैं, ऐसा। देखिए, दरअसल क्या होता है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का वहन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद है वो खाली ही रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्यसभा में उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष जो है वो कार्य को देखरेख करता है, लेकिन ये पद खाली रहता है आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? कह रहा है कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसका ये कौन सा लक्षण, ये स्वतंत्र एवं मुक्त होता है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र और मुक्त है, बिल्कुल है, ये सही है या नहीं पूछा है। या संविधान का अंतिम व्याख्याकार, बिल्कुल, संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो आपका जो है कोर्ट है वही करता है, और मेनली सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। यह एकल समन्वित तंत्र है, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है।
अब सवाल ये है कि ये इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं होगा आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 4 है वो गलत है। क्यों गलत है? कह रहा है कि ये सर्वोच्च विधि निर्मात्री, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। तो क्या लगता है आपको ये कानून बनाती है? कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना है। रिसेंटली एलजीबीटी क्यू के केस को लेकर के भी ये चीजें सामने आई थी, जहां पर जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो बेंच बैठाई गई थी, उस बेंच ने यही कहा था कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, विधि का निर्माण करना नहीं है, वो काम संसद का है। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा, मतलब आंसर यही हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आंसर यहां पर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, और ये कि ये सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था नहीं, ये गलत है। सेंस है कि स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अब देखिए विधि, सर्वोच्च विधि निर्मात्री है कौन एक्चुअल में? देखिए ये है संसद, जो भारत के अंदर जो है कानून बनाने का जो सबसे बड़ी और सर्वोच्च बॉडी है वो संसद है, पार्लियामेंट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं, कानून की व्याख्या करना। जहां का ना ये अंतिम व्याख्याकार है संविधान का, ये कानून का संविधान का व्याख्याकार है, उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वित्त के संदर्भ में संविधान में मतलब वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, या बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है और केंद्र। देखिए दरअसल हुआ क्या है कि वित्त के जब बात आती है तो संविधान में यह कहा गया है कि ये जो बंटवारा है वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है, वो दैट इज जो फाइनेंशियल कमीशन है उस पर यह छोड़ दिया गया है। और सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, वो है 280 जो अनुच्छेद है आपका। ठीक है, अनुच्छेद ये वित्त आयोग से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखेंगे और वही उन्हीं का ये कार्य है। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सदस्य समानतक कौन होता है? ये तो बहुत, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, बिहार बोर्ड की किताब में आपको मिल जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य जो है उस गांव के समस्त, ग्राम में समस्त जो वयस्क पुरुषगण है, ठीक है, वो सब जो है उसके सदस्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब ये किसका उत्तर, कौन किसका काम है? देखिए जब पंजीकरण की बात आती है, रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो हम सबको पता है ये काम चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का है। तो ये काम निर्वाचन आयोग को बनाया ही इसीलिए गया है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आगे देखिए क्या है। कह रहे भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य जो है ना, नया राज्य संशोधन अधिनियम में हुआ। देखिए सिक्किम जो है वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जो आप भारतीय यूनियन देख रहे हैं, ठीक है, इंडियन यूनियन जो देख रहे हैं, जो भारतीय संघ देख रहे हैं, सिक्किम उसका हिस्सा नहीं है। देखिए भारतीय संविधान में 2 ऐसे अनुच्छेद है जो नए राज्यों के जो है भारतीय संघ में नए राज्यों के बनने या मिलने की बात करता है। देखिए एक अनुच्छेद 2 है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक है, उसको पहले समझते हैं और फिर ये भी सवाल समझ लेंगे। देखिए ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों में जो है नए राज्यों के निर्माण की बात की जाती है, अनुच्छेद 3। ठीक है, 3 में कुछ एक्स्ट्रा बातें की जाती है, जो पहले के राज्य हैं उनके बाउंड्रीज में चेंज, उसके नाम में परिवर्तन को लेकर के भी है। लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए अगर कोई राज्य जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और उसको भारतीय संघ में मिलाया जा रहा है और भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तब वो व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 2 में उसकी व्याख्या होती है। ठीक है, जो सिक्किम के साथ हुआ। और अगर मान लीजिए कोई पहले से, जैसे कि मान लीजिए भारतीय संघ का ही कोई क्षेत्र है और वहां नए राज्य बनाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड बना, या फिर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से जो है वो बिहार वाला क्षेत्र अलग हुआ, या वेस्ट बंगाल बना, या कोई भी, अभी तो आपको पता है रिसेंट तेलंगाना जो बना था 2014 में। ठीक है, तो या फिर जम्मू, अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाली जो स्थिति हम देख रहे हैं, तो ये अगर वो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा है, फिर उसके अंदर जो बदलाव हो रहे, नए राज्य बन रहे हैं, वो अनुच्छेद 3 में उसकी व्याख्या रहती है। यानी कि अगर कोई क्षेत्र जो संघ से बाहर है और फिर उसको संघ में शामिल किया जा रहा है, उसको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे रहे हैं, तब वो अनुच्छेद 2 में होगा। लेकिन अगर वो पहले से संघ का हिस्सा है वो भाग, और नए राज्य वहां बन रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 3 में उसकी चर्चा होगी। ये बात समझिए। अब बात करता है भारत के संघ में सिक्किम को लेकर के जो है, ये है 35वां संशोधन 1975। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। 35वां संशोधन 1975 जो है अधिनियम है, वो सिक्किम को के निर्माण की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संघ यानी भारत का जो यूनियन है, तो भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों को शामिल। देखिए जब भारतीय संघ की बात करते हैं तो क्लियर बात है कि इसमें भारत के राज्यों एवं उनके जो संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, यही भारतीय संघ की परिभाषा है, यही भारतीय संघ की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़े। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। कह रहा है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, टॉपिक जो है आपको पता होगा, ठीक है, कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। ठीक है, और वो दूसरा ही पहला हमारा जो समानता का अधिकार या समता का अधिकार हम लोग बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, है ना, जो कि 14 से लेकर के 18 तक है। फिर आपका 19 से लेकर के 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है ना। देखिए अब
ये 19 से 22, ठीक है, ये बात करता है स्वतंत्रता। इसे बहुत सारे सवाल इससे यहां से पूछे जाते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि आप अनुच्छेद वाला जो क्लास है मेरा, उसको जरूर जाके करिए, आपके लिए वो एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद से बिहार एसएससी में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां भी आप देख ही रहोगे कि अभी कितने सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। चलिए, तो कहा क्या क्या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव, ये तो देता ही है, ये तो सही है, ठीक है। यहां पर पूछा नहीं है तो यहां पर ये तो होता है। भाषण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये तो अनुच्छेद 19 देता ही हमको, ठीक है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव, ये भी देता है, राइट टू लाइफ। अब विवेक की स्वतंत्रता, ऐसा कोई स्वतंत्रता इसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये होगा, ऐसी कोई स्वतंत्रता विवेक को लेकर के नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अनुच्छेद वाला वीडियो जरूर जाकर के देखिए। हमारा आगे क्या है, कह रहा है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त क्या है। अब ये तो उसी, अभी स्वतंत्रता के अधिकार की जब बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, तो उसी में से है ना, उसी का एक सेक्शन है ना, जिसमें बेसिकली है ना इसकी बात की हुई है, एकत्रित होने यानी इकट्ठा होने की बात की गई है। तो वो है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, बस शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन होना चाहिए, विहीन होना चाहिए, मतलब शस्त्र नहीं होना चाहिए, यानी शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन स्थिति में जो है वो आप इकट्ठे हो सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक जो है वो आपको नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये अनुच्छेद जो है 19 का ही भाग है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है ना, किसी दिशा में वापस ली जा सकती, राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल। देखिए ध्यान से देखिए, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा जो है, ठीक है, ये राष्ट्रपति का आदेश क्या लगता है, अभी इस पर हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया, क्या स्थिति लगती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की घोषणा ये करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की जो रक्षा है वो है ना, वो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस, बिल्कुल ये तभी लिया जा सकता है। देखिए लिया तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये तब लिया जा सकता है जब वो केवल और केवल विधि यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही इसको वापस ले सकते हैं। यानी जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमसे लिया तो जा ही सकता है ना, क्योंकि कोई भी जो मौलिक अधिकार है ना, वो आपका ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होने का मतलब है ये ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसको आपसे लिया नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, अभी आपने पीछे, फिर आपको लगेगा कि सर पीछे तो आपने कहा कि दो नहीं, देखिए वो है कि आपातकाल की स्थिति में आप वो अधिकार आपके पास बना रहता है। लेकिन अगर सवाल ये बनता है कि क्या मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है, क्या वो हमसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपसे लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन कंडीशन है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही ये वापस ली जा सकती है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता जो है यानी कॉमन सिविल कोड है, ये मात्र गोवा है, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। गोवा एकमात्र ऐसा जो है राज्य है जहां पर आपका समान आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली क्या हो गया कि यहां पर जो है सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही तरह का कानून है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बहुत ज्यादा बात जो है हो रही है, ठीक है। और हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 44 है ना, अनुच्छेद 44 है, वो इसकी बात करता है समान नागरिक संहिता। अभी इसकी बात ये तो अलग है, समान आचार संहिता, हम लोग बात करें समान, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, नागरिक संहिता, ये बहुत आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इसकी बहुत चर्चा हुई इस साल, और वो है अनुच्छेद 44, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, आपने 5 वर्ष देखा और 80% लोगों के दिमाग में आया होगा 5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष तो प्रधानमंत्री रहता है। लेकिन आप भूल गए है ना कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है उस तरीके से, ठीक है। क्या निश्चित नहीं है, देखिए जो मंत्रिमंडल बनता है उसकी समय सीमा 5 साल है, लेकिन प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो वो 5 साल से पहले भी तो हटाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है कि ये 5 वर्ष नहीं गई, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। यानी अगर लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाए, आप देखते हैं कि जो संसद में अविश्वास पत्र भी पारित किया जाता है जब सरकार चल रही थी उस बीच में, और अगर वो पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा। तो उनका जो 5 साल का कार्यकाल है उससे पहले वो हटाए जा सकते हैं। तो ये सारा खेल है लोकसभा का विश्वास प्राप्त करना। ये लोकसभा का विश्वास अगर आपको प्राप्त है तो आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नहीं प्राप्त है तो आप कभी भी हटाए जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। और जिन लोगों का 5 वर्ष दिमाग में आ रहा था भूल जाइए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहे तो भाई वो किसको त्यागपत्र देगा? जो महालेखा परीक्षक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? किसे देता है अपना त्यागपत्र, है ना? पहले तो महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया भाई कैग, है ना, ये जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 148 जो है ये विशेषकर इनके बारे में, ठीक है, और महालेखा नियंत्रक जो है निरीक्षक है जो उसके बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 148। और ये स्वतंत्र पद की, इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है।
लेकिन और अच्छा एक चीज यहां पर एक दे, इनका जो कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको यहां ध्यान रखना कि ये किसको जो है देगा अपना त्याग पत्र, तो ये देगा एक ही आदमी को, और वो कौन है, वो है राष्ट्रपति, ठीक है, वो राष्ट्रपति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका क्या कार्य, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, ऑब्वियसली ये लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। जो कैबिनेट बनता है, जो मंत्रिमंडल बनता है, उसमें जो कैबिनेट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब मंत्री होते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है, और कैबिनेट ही जो है सब सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है। क्या अंतर है, वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक है, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में, या अंतर के सेंस में देखिएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कोई अंतर नहीं है। क्या लगता है ना, ये आप लोग बताइए जरा, है ना। देखिए सबसे पहले जब हम लोग वित्त विधेयक की बात करते हैं और धन विधेयक की बात करते हैं, तो एक सवाल तो आपसे पहले यही बनता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक ये कौन से अनुच्छेद में, क्योंकि अनुच्छेद डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर वित्त विधेयक की बात करूं, ठीक है, वित्त विधेयक है ना, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट विधेयक, तो इसकी चर्चा जो है वो है आपका अनुच्छेद 117 में, ठीक है। किसमें है, अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा है, ठीक है। और एक हमारा हो गया धन विधेयक, ये भी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है ये है अनुच्छेद, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है वैसे, अनुच्छेद 110 में, 110 में इसकी चर्चा है ना। चलिए तो अनुच्छेद 110 में जो है वो धन विधेयक की चर्चा है। क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो है देखिए यहां पर, चाहे वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, दोनों केवल और केवल जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर वित्त विधेयक और धन विधेयक को सबसे पहले लाना है तो आप लोकसभा में लेके आएंगे, राज्यसभा में नहीं ला सकते, और वो भी लाने से पहले जो है राष्ट्रपति का जो है बेसिकली अनुमति चाहिए। बात समझ में आए, राष्ट्रपति के बिना पूर्वानुमति के ये नहीं लाया सकता। अंतर क्या है, अंतर है ये तीसरा, ठीक है। तीसरा ये अंतर यही है कि वित्त विधेयक को जो है वो राज्यसभा के, है ना, द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत वो किया जा सकता है, लेकिन जब धन विधेयक का केस आता है तो राज्यसभा जो है इसको अस्वीकृत नहीं कर सकता। यही एक मेन जो है डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है। लोकसभा जो है ना जो है यहां पर, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत जो है वो राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता। याद रहेगा, तो यही मूल अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है किससे, वो लोक लेखा समिति से। ये तो बहुत आसान सा है, जो लोक लेखा समिति इनसे क्वेश्चन भी आता। अनुच्छेद 148 जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है, ठीक है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर, मतलब 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उससे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति उसको व्यय कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। कब, जब राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद या संसदीय स्वीकृति के पूर्व, कब वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं है ना, कंटिजेंसी फंड की बात करते हैं, बिल्कुल है ना, जो हम लोग आकस्मिकता निधि के जब हम लोग बात करते हैं, ये पहले कहां इसके बारे में मेंशन है ये समझिए। अनुच्छेद जो हमारे संविधान का है वो है 267, 267। ये जो कंटिजेंसी फंड है ना, ये मेंशन है 267 में, अनुच्छेद 267 कंटिजेंसी फंड के बारे में, यानी आकस्मिकता निधि के बारे में बात करता है। और इस आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति जो है वो खर्च कर सकता है संसद की स्वीकृति के पूर्व। बात समझ में आ रही है, संसद की स्वीकृति के पूर्व ये क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल हमारा देखते हैं, है ना। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। कब, कैसे, तो इसको जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने का एक ही तरीका है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रमाणित और कैसा कदाचार का अगर आधार हो, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में जो है आप जो इलेक्शन निर्वाचन आयोग जो है, या फिर कहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो उसको हटा सकते हैं। अच्छा आप लोग क्या बता सकते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत में और कितने नंबर के हैं, ठीक है। ये दोनों ही सवाल आप लोग आंसर करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया। देखिए धर्मनिरपेक्ष इसलिए पहले नहीं था, 2 शब्द जो है खास करके उस समय जोड़े गए। एक तो आपका था सोशलिस्ट, है ना, समाजवाद जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा था आपका सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें तो बहुत जान, जैसे मैंने कहा भी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बहुत सारे बदलाव हुए थे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको तो आपको अलग से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा ही, ऑब्वियसली सिविक्स का जो आपका डिटेल क्लास चल रहा है वहां पर ये जरूर टॉपिक आएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। संविधान निर्मात्री परिषद
जो झंडा में जो एक समिति थी, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी संविधान सभा के जो संविधान जो सभा बनी थी उसमें जितने भी क्या बोलते हैं समितियां थी, उन सभी समितियों को हमें याद करना होगा। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके कितने मेंबर्स थे, ये सब हमें जरूर याद करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सॉलिसिटर जनरल जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए एक्चुअली है ना, वहां पर जो टिक हुआ है वो सही है ना। देखिए वो होता है कानूनी सलाहकार। किसका कानूनी सलाह? सरकार का। ठीक है, देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कानूनी सलाहकार होता है ना। ये एक चीज और पहले समझिए, सॉलिसिटर जनरल का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है। कहीं भी संविधान में सॉलिसिटर जनरल के पद के बाद बात नहीं की गई। हाँ, बात जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसकी बात जरूर हुई है। ठीक है, किसकी बात हुई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ जो है, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, उनकी। और महान्यायवादी की ही मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। ये एक तरह का कानूनी सलाहकार, एक तरह का वकील होता है ना, सरकार का वकील। ये क्या होता है? ये सरकार का एक तरह का वकील है, समझे है ना, सरकार का वकील है ना। अक्सर कोई भी सरकार के खिलाफ जो केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, आप वहां पर सॉलिसिटर जनरल जो है उसका नाम सुनेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर। देखिए अभी हमने भारतीय संविधान में शक्ति के बंटवारे की बात की थी, हमने 3 सूची बताया, संघ, राज्य और संवर्ती। लेकिन और हमने उसमें सारे विषय भी आपको बता दिए, है ना। लेकिन उनके अलावा जो विषय बच गए उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहा गया। और ये शक्तियां जो है वो केंद्र के साथ छोड़ दी गई है ना, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उस पर कानून बनाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल, या जो आप केंद्र है आप उसको बोल सकते हैं, तो उसके पास ये छोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, सॉरी केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होगा, केंद्र होगा, लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल नहीं होगा। ये कौन होगा? संसद होगा। ठीक है, पार्लियामेंट। केंद्र जो मतलब केंद्र में जो गवर्नमेंट है और वो क्या है? वो संसद में ऑब्वियसली, तो ये संसद को दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान में रखेंगे। यानी संसद भारत का सर्वोच्च विधायी न्याय जो है, आपको पता ही है कि वो मतलब विधायी निकाय है, और इसी के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअरी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो है मॉडल सेट जो है फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आपको पता ही है कि ये हमने बिहार एग्जाम स्पेशल ये स्टार्ट किया है, जिसमें आगे पॉलिटी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हम लोग पॉलिटी में 700 क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था में 700 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 700, और ये 700 करिए, गारंटी है आपका सवाल यहां पॉलिटी का नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी। आप इवन बीपीएससी के एग्जाम तक को दीजिएगा, फिर आप मेरी बातों पर भरोसा करिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग दरोगा की करें, दरोगा का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, आप लोग जम करके तैयारी करिए, है ना। जहां जहां से आपको कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, उसको जरूर आप फॉलो करिए। मेरा मानना है किताब को थोड़ा ज्यादा पढ़िए, किताब पर ज्यादा जोर डालिए। ठीक है, डिटेल चीजों को आप किताब से पढ़ने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो आपको यूट्यूब पे भी, इस चैनल पे या और भी हो सकते हैं चैनल्स पे अवेलेबल हो, है ना। लेकिन जो डिटेल्ड है, देखिए डिटेल्ड बहुत कम जगह है और वो भी बहुत सही तरीके से नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने ऑलरेडी डिटेल का एक बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे है ना तरीके से कंसोलिडेट करके मैंने शुरू किया, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग बुक्स को जरूर पढ़िए, और चैनल पे अगर नए हैं तो ऑब्वियसली चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। आज के लिए इतना ही, है ना। अब इसके बाद जो है पॉलिटी का तो आपका चलेगा ही, साथ में आपका हिस्ट्री का जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हिस्ट्री का एमसीक्यूज जो बिहार स्पेशल है वो रहेगा, फिर बिहार स्पेशल जीके जो आता है वो सब रहेगा, जो और बाकी सारे पेपर्स रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।